अगर किसी भी ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर निकालते हैं तो उस परपेंडिकुलर को उसका हाइट बोलते हैं, लेकिन इसको आप अल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? तो बताओ, ये जैसा एक परपेंडिकुलर है वैसा दूसरा इससे भी निकल सकता है। परपेंडिकुलर बीच में आते इसकी गारंटी नहीं है, नहीं तो बोलेगा सर वो एग्जैक्ट साइड के बीच में आता है, ऐसा नहीं रहता। यानी वो मिड पॉइंट वगैरह नहीं बनता, वो परपेंडिकुलर है, उसका काम है 90। उसका काम ये नहीं है कि बराबर बीच में जाए, बीच में जाने वाले को मीडियन बोलते। अगर हम इसका बीच का पॉइंट तो क्या बोलते, इसको मीडियन। अब वो मीडियन है, बराबर मिड पॉइंट है, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 डिग्री नहीं है। अब ये 90 है लेकिन बीच में नहीं है, बीच में यहाँ पे आएगा अंदर। तो मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों अलग चीजें। ये परपेंडिकुलर है लेकिन मिड पॉइंट नहीं मिलता, मिड पॉइंट से भी मीडियन है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं। दोनों काम कहाँ पे करते पता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोनों होता है, दोनों होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है और यही मिड पॉइंट पे रहता है। मिड पॉइंट पे रहता है और परपेंडिकुलर से इक्विलैटरल ट्रायंगल में रहता है, बाकी ट्रायंगल में नहीं है। आइसोसेलेस में भी एक आध बार होता है। अगर ये आइसोसेलेस है ये वाला, तो इसमें होता है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वही क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा, उसको मीडियन भी बोलेंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो अब बताओ, जनरल ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता, मीडियन अलग होती है और 90 अलग होता है। ये सिर्फ 90 है। बताओ, ये देखो 90 है लेकिन ये मिड पॉइंट है क्या? नहीं है। और एक 90 निकालो, देखो ये 90 है लेकिन ये क्या मिड पॉइंट है क्या इसका? नहीं है। इन तीनों को अल्टीट्यूड्स बोलते हैं यार, बराबर है क्या? क्या है तीनों? अल्टीट्यूड्स। अब तीनों अल्टीट्यूड यानी तीनों परपेंडिकुलर एक ही जगह से जाते हैं। ये भी इनकी खासियत है बहुत अच्छी कि तीनों अल्टीट्यूड कहां से पास होते हैं? एक ही पॉइंट से पास होते। इसको बोलते हैं इसका ऑर्थो सेंटर। कौन सा सेंटर? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर है नहीं, जो तीनों परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या है? ऑर्थो सेंटर यानी क्या? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all three altitudes यानी perpendiculars, all three perpendiculars, ब्रैकेट में लिख दो altitudes। ये जो 3 परपेंडिकुलर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? अब 9th में आप इन सेंटर पढ़े होंगे, इन सर्कल। क्या करते थे इन सर्कल? पता है, हम दो इस एंगल को बाइसेक्ट करते थे, ऐसा करते थे, और इस एंगल का बाइसेक्टर निकालते थे। वैसे इसका भी ऐसा चॉप मार देते, इधर ऐसे और चॉप मार देते और ऐसे, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। और तीसरा भी इधर भी ऐसे ऐसे चॉप मारो और ये निकालो। ऐसे कितने एंगल बाइसेक्टर है? तीनों एंगल की क्या निकालते थे? बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर। यानी 60 होगा तो बराबर 30-30 वाला, ये अगर 40 होगा तो बराबर 20-20 होगा। ये एंगल के जो बाइसेक्टर है वो भी एक जगह पे मिलते हैं, यानी परपेंडिकुलर भी एक ही जगह मिलते हैं और एंगल के बाइसेक्टर्स भी एक ही जगह मिलते हैं, ठीक है। अब इस पर अगर हम सेंटर बोले इसको, तो एक सर्कल निकलता है। क्या निकलता है? सर्कल, जो तीनों साइड को टच करता है, तीनों को टच करता है, इधर भी टच करेगा, टच करेगा। इसको बोलते हैं इन सेंटर। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। इसलिए इस सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है ना। वो इज द इन सेंटर। क्या है इन सेंटर? क्या है इन सेंटर? है इंटरसेक्शन। ऑर्थो सेंटर का क्या लिखा था? इसका क्या लिखेंगे? बोलो। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ और 3 एंगल बाइसेक्टर्स। तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। तो अब आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करो कि ये O क्या है? वो ऑर्थो सेंटर है। कैसे? क्या अभी तो पता है, तीनों परपेंडिकुलर जहां मिलते हैं वहां पे क्या रहता है? वो ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे वो क्या है? ऑर्थो सेंटर। तीनों परपेंडिकुलर का सेंटर है, बराबर।
तीनों परपेंडिकुलर इसी से जा रहे हैं ना, पहला दूसरा वो ऑर्थो सेंटर। उन्होंने दिया भी है वो ऑर्थो सेंटर, उन्होंने प्रूव करने के बोला है कि वो इन सेंटर भी है। प्रूव करके बताओ कि वो जो वो है ना ऑर्थो सेंटर तो, लेकिन साथ में क्या है इन सेंटर किसका? ऑर्थो सेंटर है बड़े ट्रायंगल का, ऑर्थो सेंटर है बड़े ट्रायंगल का एबीसी का, लेकिन वो इन सेंटर है बोलते अंदर वाले ट्रायंगल का, किसका? डीईएफ। अगर हम ये डीईएफ निकाले, डीई इसका ये क्या है बोलते इन सेंटर, ट्रायंगल डीईएफ का इन सेंटर प्रूव कर दिया। बहुत ध्यान रखना, हाँ इजी है लेकिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सेंटर प्रूव करना है। अब बताओ हमें प्रूफ करना है कि वो ये इन सेंटर है किसका? डीईएफ। वो क्या है? इन सेंटर। अब कैसे प्रूव करें? तो देखो इन सेंटर कैसे बनता है बताओ। एंगल से क्या निकलता है? बाइसेक्टर निकला। बताओ डीईएफ के बाइसेक्टर, इसका एफ हो, उसका बी हो और उसका है ना, ये तीनों एंगल की क्या है? बाइसेक्टर। बताने पड़ेंगे, है नहीं, हमें बताना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या, देखो है ना वैसे ही, ये एफ का बाइसेक्टर, ये ई का बाइसेक्टर और ये डी का बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते? ओ में। इसका मतलब वो क्या है? इन सेंटर। इन सेंटर कब बता सकते हैं? अगर एंगल के बाइसेक्टर होंगे तो ना। एंगल का क्या चाहिए? बाइसेक्टर, तब बस तो इन सेंटर बोलते हैं ना। तो आपको इनको एंगल बाइसेक्टर बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एफ क्या है, एफ का बाइसेक्टर है, एंगल एफ को बाइसेक्ट कर रहा है। बताना पड़ेगा कि ई वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल ई को। अब बताओ ये बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है? अरे इन दो एंगल को इक्वल बताओ, इन दोनों एंगल को इक्वल बता दो। अब बताओ अगर ये दो एंगल इक्वल होंगे तो इसको बाइसेक्टर बोलेंगे ना। वैसे फिर ये दो एंगल इक्वल बता देंगे, ये हो गया बाइसेक्टर। फिर इस एंगल को भी इक्वल बताएंगे, हो गया बाइसेक्टर। तो तीनों क्या हो गए? बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। क्या हो गए तीनों? तो इसका मतलब वो क्या हो गया? इन सेंटर। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उसको इन सेंटर ही बोलते हैं। तो तीनों को एंगल बाइसेक्टर बता देंगे तो अपने आप वो क्या हो गया? इन सेंटर। तो फिर एंगल बाइसेक्टर कैसे बताए सर? अरे बेटा एंगल बाइसेक्टर बताना है, दोनों एंगल को इक्वल बताओ ना। तो फिर इन दोनों को भी बताना पड़ेगा, इन दोनों को बताना, हाँ बताना पड़ेगा, लेकिन इतनी मेहनत नहीं करनी है। ये कच मेहनत करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ये कच बता दो, सिर्फ इतना बता दो, ये एफ और ये वाला एफ इक्वल है। ये वाला एफ है ना, वो एफ ही, और इस एफ का नाम क्या है? वो एफ डी। ये दोनों एफ इक्वल है बता दो। इसका मतलब वो एफ क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका? एंगल एफ का। एंगल एफ का क्या होगा? ये बस ये दो एंगल को इक्वल बताओ। टारगेट सेट करो। टारगेट क्या सेट किया? टारगेट ये सेट किया कि ट्रायंगल कौन सा एंगल इक्वल बताना है? ओ एफ ई और कौन सा एंगल? ओ एफ डी। ये टारगेट है। ओ एफ ई ये वाला और ओ एफ डी ये वाला। ये दो एंगल अगर इक्वल बता दिया आपने तो देयरफॉर OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EFD। यानी EFD जो एंगल है बड़ा वाला EFD, उसका क्या है? वो OF बाइसेक्टर। तो एक बार वो बाइसेक्टर तरीके से प्रूव किया तो बाद में सिमिलरली लिख देना। सिमिलरली फिर बाकी का करने की जरूरत नहीं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट या शो दैट। बताओ कौन सा? अभी सेगमेंट OF किसका बताया? F का। अब सेगमेंट OE लगे तो मैं इसको शॉर्टकट लिख देता हूं, यानी आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना, बस इतना ही लिख देता हूं कि OF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल F। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट OE और OD, OE एंड OD आर द क्या? बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल E एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली। देखो एक ही सेंटेंस में हो गया। OF is the bisector of angle F, OE is the bisector of angle E और OD is the bisector of angle D। OE E का है और OD D का है।
ऐसा अलग अलग सेंटेंस लिखने से अच्छा मैंने एक साथ लिखा OE एंड OD आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल D एंड D रिस्पेक्टिवली। OE किसका बाइसेक्टर है? E का, और OD किसका है? D का। OE E का और OD D का। ये सिमिलरली वी कैन हम प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब बताओ कितने बाइसेक्टर होंगे? 3। तो देयरफॉर OE OD और इसका मतलब O किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? Therefore O is the क्या? Intersection point of all 3 angle bisectors, है ना? Of triangle DEF, of triangle DEF। अरे इसका मतलब वो एंगल, वो क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया किसका? ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स। तीनों एंगल बाइसेक्टर का वो क्या है? इंटरसेक्शन। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एक एंगल बाइसेक्टर और एक एंगल बाइसेक्टर, दोनों का तीनों कहां पे मिल रहे हैं? O में। O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। देयरफॉर O इज द पॉइंट, O इज द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल D। O को हमने इन सेंटर बोला। कब बोला? जब हमने ये बोला कि तीनों एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिलते हैं? O में। बराबर चौधरी? वो क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? ऑल 3 बाइसेक्टर। तो ये तीनों बाइसेक्टर है, पहले लिखा ना हमने कि OF इसका, OE उसका और OD उसका बाइसेक्टर। ये तीनों बाइसेक्टर है। अब ये सवाल उठता है कि सबसे पहला ये प्रूफ, OF किसको बाइसेक्ट करता है? एंगल इक्वल। कैसे बताएं? जब ये दो एंगल क्या होंगे? इक्वल। कौन से दो एंगल? ये वाला F और ये वाला। अब आगे हम इसको कैसे बताएं? हम दोनों एंगल F को इक्वल कैसे बताएं? तो ठीक है, अब अच्छे से देखना, हमें इन दोनों एंगल F को इक्वल बताना है। ठीक है, इस फिगर में कैसे बताएं? कंस्ट्रक्शन करना है आपको, एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। ड्रॉ सेगमेंट। कौन कौन से सेगमेंट ड्रॉ किया आपने? देखिए तो मैं इसको डॉट डॉट में बताता हूँ। ये कंस्ट्रक्शन क्या है? कौन से? ड्रॉ सेगमेंट DF, सेगमेंट FE एंड सेगमेंट क्या? D। ठीक है। हाँ। तो सर अब कैसे? देखो अभी एक एक टिप्पणी। प्रूफ शुरू। क्या करेंगे? अब अच्छे से देखो, ये 90 दिए, परपेंडिकुलर दिए। क्या दिए? जब नहीं क्या कोई सर्कल रहता है ना, आपने एक थ्योरम पढ़ा है सबसे लास्ट में। ये सेगमेंट AB के दोनों साइड में ये दो एंगल अगर इक्वल रहे तो बता ना क्या बोलते हैं? कॉन्साइक्लिक पॉइंट। उल्टा बोलो, अगर ये सही में कॉन्साइक्लिक पॉइंट रहते, ये दो एंगल इक्वल है, बस एक ही सेगमेंट के एक साइड में चाहिए। लेकिन उसके पहले ये बताना पड़ेगा कि चारों पॉइंट है। ठीक है ना? या फिर हम ऐसा भी बता सकते हैं कि आपने ये देखा कि अगर दोनों एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर, दोनों का इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का क्या है? सेम है। देखो इसका भी और इसका भी, देखो इसको क्या बोलते हैं? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर। तुम अगर सेगमेंट निकालोगे, देखो सेगमेंट निकाला मैंने, पता सेगमेंट की एक ही साइड में क्यों है? इस सेगमेंट के एक ही साइड, तो एक ही साइड में रहे और इक्वल रहे, तो वो इक्वल रहते चाहिए, बस एक ही साइड में चाहिए। लेकिन उसके लिए पहले ये कौन सा सर्कल चाहिए? ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट चाहिए। कैसे चाहिए? यानी चारों पॉइंट सर्कल पर बताना पड़ेगा। अगर चारों पॉइंट सर्कल पर नहीं तो फिर इक्वल नहीं होते, पर सर्कल पर होनी चाहिए। फिर सर्कल पर है कैसे? यहाँ पे तो सर्कल का नाम निशान नहीं, कहाँ पे सर्कल पर है कैसे बताएंगे? तो बताएंगे हम, ये चारों पॉइंट सर्कल पर है। कैसे बताएंगे? वो देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, AFOE देखा? AFOE। अब अच्छे से देखो, ये OF परपेंडिकुलर है और इधर OE परपेंडिकुलर। OF परपेंडिकुलर, OE भी क्या है? परपेंडिकुलर। क्यों सर? कैसे क्या दिया इसको मैंने सर? हाँ,
क्या क्या दिया है? इन ट्रायंगल एबीसी पहले गिवन लिख देते, बताओ क्या क्या परपेंडिकुलर दिया है? एडी परपेंडिकुलर बीसी, ए परपेंडिकुलर एसी और सीएफ परपेंडिकुलर एबी। रीजन क्या लिखना? गिवन। अब बताओ एंगल एएफओ और एंगल एईओ दोनों कितने डिग्री के? कितने के हो गए? 90। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के? 90 के। तो बताओ इन क्वाड्रिलैटरल एएफओई, एएफओई बताओ इन दोनों की टोटल कितनी होगी? एएफओ और एईओ बताओ कितना? ये 90 प्लस 90 कितना? बताओ इन दोनों की टोटल अपोजिट एंगल की टोटल 180 रही तो क्या बोलते हैं? Therefore quadrilateral AFOE is cyclic। तो क्या लिखते हैं? बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम। बताओ अगर ये चारों पॉइंट अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया तो इनको कौन साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Therefore points A, F, O, E are कौन साइक्लिक यानी सर्कल पर इस पर ये, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया, इसका मतलब सर्कल जाता है यहाँ से, तो चार पॉइंट किस पर आ गए? सर्कल। अब अच्छे से देखो, अभी चार पॉइंट सर्कल पर है ना। अब ध्यान से हमें कौन सा एंगल इक्वल बताना है? ये ओ वाला ओ एफ ए। अब मैं वो डॉट डॉट वाली लाइन निकाली इसी के अंदर। अभी चार पॉइंट सर्कल पर है, बराबर चार पॉइंट किस पर है? सर्कल पर। अब ये डॉट डॉट वाली लाइन और ये वाली लाइन निकालता हूँ, ओए वाली जो आपके पास ऑलरेडी है, ओए ऑलरेडी है, और ये मैंने डॉट डॉट वाली लाइन निकाली। अब अच्छे से देखना, बस ये डॉट डॉट और ये लाइन जो वही पे है, मैंने आपको बताई। बताओ अभी ओई दिख रहा है सबको? सबको क्या दिख रहा है? ओई। अब बताओ ओई ये जो है ना, इस एंगल को अच्छे से देखो, इसका स्टार्टिंग ई से हो रही और एंडिंग ओ से हो रही। इस एंगल को देखो ना, ई और ओ है एंडिंग में। पता ऐसा ही ई और ओ किसका है? अरे एफ का है ना। देखो एफ का भी क्या है? ई और। तो क्या है? ये एंगल इंस्टेड इन द सेम इक्वल है ये दोनों एंगल। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि दोनों एंगल किसके एक साइड में? साइड ओई के उधर है ना, साइड ओई के उधर। या फिर एंगल इंस्टेड इन सेम। क्या अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, तो एंगल ई ए ओ, एंगल और कौन सा एंगल? ई एफ ओ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? ओ एफ ई लिया था, ओ एफ ई लेता ओ एफ ई। तो बताओ कौन से दो एंगल इक्वल हो गए? ओ एफ ई और ओ ई। तो बताओ क्या हो गए? दोनों इक्वल। रीजन बताओ। एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम। ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा भी लिख सकते हो, ये दोनों एंगल सेगमेंट ओई के एक ही साइड में, देयरफॉर दे क्या है? इक्वल। ये भी सही। चलो नंबर 1 हो गया। हाँ देखो आ गया ओएफई। अब दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताएंगे। ये पहला साइक्लिक हो गया, चलो दूसरा साइक्लिक। अब कौन सा ले? ये पहला ये लिया ना, अब दूसरा ये लेगा। ओ एफ बी और डी। देखो अच्छे से, ओ एफ बी डी दिखा क्या? हाँ बोलो, क्या हो गया? जैसा इधर किया वैसा करो। बताओ एंगल ओ एफ बी और एंगल ओ डी बी दोनों कितने डिग्री के? 90 के। तो बताओ इन क्वाड्रिलैटरल ओ एफ बी डी, हाँ क्या? एंगल ओ एफ बी और एंगल ओ डी बी दोनों की टोटल करो। 90 प्लस कितनी होगी? 180। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, क्वाड्रिलैटरल ओ एफ बी डी इज
साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो क्या बोलेंगे इन पॉइंट्स को? पॉइंट्स ओ एफ डी डी आर कौन साइक्लिक है। और अगर ये कौन साइक्लिक है तब शुरू निकालो बीच की लाइन, और एक ये वाला देखो वही पे ये ओ बी ज्वाइन है और ये वाला। मुझे ये एंगल बनाना ओ एफ डी है ना चौधरी, ओ एफ डी बनाना है ना। हाँ तो मैंने ओ एफ डी बनाने के लिए इसको जोड़ दिया। और चलो बताओ, अब बताओ ये दोनों ओडी के इधर है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, इसकी स्टार्टिंग एंडिंग ओडी और इसकी भी कौन है ओडी। तो बताओ एंगल ओ एफ डी बताओ किससे इक्वल है? ओ बी। अब रीजन बताओ, एंगल्स inscribed in the same। अब बताओ ये हो गया नंबर 2। अब आपको एक्चुअली कौन से दो एंगल इक्वल बताना है? ओ एफ ई और ओ एफ। बताओ ये दो एंगल इक्वल बताना है। ये दो एंगल तब इक्वल होंगे जब ये दो इक्वल होंगे। नंबर 1 और 2 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तब होगी जब इसकी लेफ्ट और इसकी राइट इक्वल है। बताओ ओ ए ई और ओबीडी इक्वल है। ओ ए ई यानी ये वाला एंगल और ओबीडी यानी ये वाला एंगल, बताओ ये दोनों एंगल इक्वल है। ये ए एंगल और ये बी एंगल इक्वल है क्या? बताओ अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए जम गया। कैसे गई? कैसे बताएंगे? बताएं। ए एंगल आता है इस एंगल में और बी आता है इसमें। चलो एक फिगर निकालते हैं। ओ ई है ना, ओ और ए, ये वाला ए, और इधर ऐसा है बी और इधर है डी। हमें इन दोनों को इक्वल बताना। अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कैसे? इन ट्रायंगल ओ ए ई एंड ट्रायंगल ओ बी डी। बताओ इसका ई और डी 90 का है, तो एंगल ए ई ओ और एंगल ओ डी बी दोनों इक्वल क्यों? ईच ऑफ एक एंगल। और कौन सा एंगल इक्वल है? और ये दोनों एंगल इक्वल है क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बताओ क्या हो गया? ट्रायंगल AOE सिमिलर ट्रायंगल, हाँ AOE और इसका कौन सा? ओ तो ओ है ना बीच में, तो ए की जोड़ी डी के साथ है तो क्या हो गया? बी हो गया। कौन सी टेस्ट बाय ए टेस्ट। बताओ इससे क्या होगा? दो है ट्रायंगल इक्वल हो गए तो दो एंगल भी क्या होगा? इक्वल। तो बताओ एंगल ए किससे इक्वल होगा? बी से। बताओ ए का नाम क्या है? ओ ए ई और बी का नाम क्या है? ओ बी डी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ। बताओ ए और बी क्या हो गया? इक्वल। बताओ ओ ए ई यानी देखो ओ ए दिखा और ओ बी डी यहाँ पे है क्या? दिखा क्या? ये आता है नंबर 1 में और ये नंबर 2 में। बताओ ये दोनों क्या है? इक्वल। अब बताओ फ्रॉम क्या 1 2 3 ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी हो गया। अब ये दो एंगल इक्वल हो गए। कौन से दो? ओ एफ डी यानी एफ और ओ एफ यानी देखो ये वाले, ये दो एंगल क्या हो गए? इक्वल। बताओ ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ओ एफ क्या हो गया? ओ एफ क्या हो गया? उसको अलग से रख दीजिए। कहाँ निकाली थी फिगर? बिठा दी थी क्या? आइए यहाँ पे निकाली थी। हाँ ओ एफ और
OFE और OFD दोनों क्या हो गए इक्वल, है ना। यहाँ पे निकालता हूँ फिगर। हाँ, आपने OFE यानी ये वाला एंगल और OFD यानी ये वाला, बताओ OFE और OFD ये दो एंगल क्या बताया आपने इक्वल। बताओ अगर ये दो एंगल इक्वल होगी तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, OF is the bisector of angle E. Similarly, we can prove that OE is the bisector of angle E और OD is the bisector of angle D को प्रूव कर सकते हैं। तो बताओ तीनों क्या हो गए बाइसेक्टर, और तीनों बाइसेक्टर कहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, O is the intersection point of all three angle bisectors of triangle DF. Therefore O is the क्या हो गया इंटरसेक्शन of triangle D. फिर से एक बार देखो, अब कैसा इजी है देखो। क्या किया उन्होंने पता है क्या, उनके दिमाग में ये था कि कैसे भी करके इसको एंगल बाइसेक्टर बताओ, एक एंगल बाइसेक्टर बस हो गया। एक को बता दिया ना एंगल बाइसेक्टर, तो बाकी दो सिमिलरली लिख। अब इसको एंगल बाइसेक्टर कैसे बताए, OF को अगर एंगल बाइसेक्टर बताना कि दो एंगल को इक्वल बताना, इन दो एंगल को इक्वल बताते एंगल बाइसेक्टर। अब सवाल उठ रहा है कि इन दो एंगल को कैसे इक्वल बताए। तो क्या किया देखो, एक नजर में प्रॉब्लम को सेट करो। कैसे, उन्होंने ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल बताया, ये वाला F इसके साथ और ये वाला F इसके साथ, ये F उसके साथ बताया और ये वाला F इसके साथ बताया इक्वल। फिर सर ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, इन दोनों को इक्वल बताया आपने। अगर ये A और B इक्वल हो गया तो ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल। अब सवाल उठता है कि ये उन्होंने A के साथ इक्वल कैसे बताया। तो सीधी सी बात है, अच्छे से देखो, उन्होंने ये पहले कॉन्साइक्लिक पॉइंट बताया। क्या बताया, अब कॉन्साइक्लिक पॉइंट बताया तो बताओ ये दोनों OE के साइड में आता है। ये OE है ना, इसकी भी स्टार्टिंग एंडिंग OE है और इसकी भी स्टार्टिंग एंडिंग कौन है, OE। अच्छे से देखो, दिख रहा है क्या, A की भी कौन है OE और F की भी कौन है OE, ये दोनों OE के इसमें आते हैं। इसका मतलब ये एंगल इंटरसेप्ट इन द सेम, तो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। लेकिन पहले उन्हें इसको कॉन्साइक्लिक बताना पड़ेगा। कॉन्साइक्लिक कैसे बताए, पहले इसको हमने साइक्लिक क्वाड्रेंटल बताया। कैसे बताया साइक्लिक क्वाड्रेंटल, इसके F और E की टोटल कितनी आती है 180, दोनों 90 के। तो पहले इन्होंने F और E को क्या बताया 90, अब F और E को 90 बताया, 90 बता फिर इन दोनों की टोटल की OFAE क्वाड्रिलेटरल में, OFAE F प्लस E कितना किया 180। इसका मतलब बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम OFAE क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो चारों पॉइंट सर्कल पर है, तो OFAE क्या है कॉन्साइक्लिक पॉइंट। और अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट है तो एक ही सेगमेंट के इधर दोनों एंगल आ रहे हैं, OE के इधर AR और OE के इधर कॉर्नर है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। इंसर्ट एंगल बाय एंगल इंसर्ट इन द सेम स्ट्रेटजी। यहां पे F A से इक्वल बताया, अब उन्होंने ये वाला F B से इक्वल बताया। कैसे, फिर से हम इधर इतने पोर्शन पर नजर रखो, बस इस पर नजर रखो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। इन क्वाड्रिलेटरल ODBF ये 90 है, ODB और OFD भी कितना है 90, क्योंकि गिवन है 90। फिर उन्हें ODB और OFB दोनों की टोटल की 90 प्लस 90 कितनी होगी 180। इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल अगर 180 आ रहे हैं तो OF ODBF क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी चारों पॉइंट क्या हो गए कॉन्साइक्लिक। अब इस इधर देखना इतने पोर्शन में, अब ये अगर कॉन्साइक्लिक है तो बताओ F का भी एंगल OD पे खत्म होता है और ये भी किस पे खत्म होता है OD पे, तो दोनों क्या हो गए इक्वल, एंगल इंटरसेप्ट इन द सेम। ये वाला F इस A से इक्वल बताया और ये वाला F इस B से इक्वल बताया, नंबर 2 में, वो नंबर 1 में बताया। फिर उसके बाद हमने A और B को इक्वल, कैसे A आता है इस ट्रायंगल में और B आता है इस ट्रायंगल में, ये आता है इस ट्रायंगल में, B आता है इस ट्रायंगल। और फिर क्या किया, इसमें B 90 और इसमें D 90 है, तो ये और D 90 वर्टिकली अपोजिट, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, तो क्या हो गया दोनों इक्वल CST। अब A और B क्या हो गए इक्वल, नंबर 3 में बता। अब हमारे पास क्या A और B इक्वल है, तो बताओ A और B अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर बताओ फ्रॉम 1 2 एंड 3 A और B अगर इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड अगर इक्वल है, तो ये भी दोनों क्या हो गए इक्वल। यानी
अगर ए और बी इक्वल हो गया तो बराबर दोनों ये पे क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो बताओ क्या हो गया, ये एंगल बाइसेक्टर। दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो OF क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ। सिमिलरली फिर हमने प्रूव किया कि OE E का बाइसेक्टर और OD D का बाइसेक्टर। अब तीनों एंगल बाइसेक्टर हो गए तो वो क्या हो गया, तीनों एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका मतलब वो क्या है, इंसेक्टर। कैसे कैसे बताया, पहले बोलो इंसेक्टर। इंसेक्टर कब होगा, जब एंगल बाइसेक्टर बताएंगे। तीनों को एंगल बाइसेक्टर बताने से अच्छा सिर्फ एक को बताओ। एंगल बाइसेक्टर बताने के लिए दो एंगल इक्वल बताने पड़ेंगे, यानी ये दो एंगल इक्वल बताने। कैसे, ये ट्रायंगल है ना, ये दो एंगल इक्वल बताने के लिए क्या किया, ये वाला एफ ए से इक्वल बताओ और ये वाला एफ बी से बताओ। एफ ए से इक्वल कैसे बताया, नजर रखो नजर रखो, क्या है एफ और ई की टोटल 180, क्या हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कोइंसाइक्लिक पॉइंट। और ओई के दोनों, ए की भी एंडिंग ओई पे होती है और एफ की भी एंडिंग ओई पे होती है। इसका मतलब दोनों के एंगल सेव्ड इन द सेम है, एफ और ए इक्वल। सेम हमने एफ और बी इक्वल बताया नंबर। फिर हमने ए और बी इक्वल बताया, क्यों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को क्या बताया, सिमिलर, ए ए से। तो ये किससे इक्वल हो गया, बी से। अब ए बी से इक्वल तो ये दोनों एफ बी इक्वल। और जब दोनों एफ इक्वल हो गए तो एफ क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एफ। सिमिलरली ओई और ओडी भी क्या हो गए, बाइसेक्टर। तीनों एंगल बाइसेक्टर है तो वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी इंसेक्टर। ऐसा तो पहले एक एक पार्ट को समझना, फिर उसके बाद देखिए हम पूरा प्रॉब्लम नजरों में फिट करना है। तो उसको नहीं क्या, तुम्हें 2-3 बार देखना पड़ता है क्या क्या किया इसमें। हाँ, इसको इसके साथ बताया, इसको इसके साथ बताया, कैसे बताया वो एक एक बार देखना। फिर ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों इक्वल है, यानी क्या हो गया, वो एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एक हो गया तो बाकी दो हो गया एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर यानी क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। तो ऐसे पूरे प्रॉब्लम को एक नजर में फिट करना पड़ता है कि इसमें क्या क्या किया गया। जब आप पहले सामने में आएंगे, अगर आपका सामने का पहला बार आना होगा तो आप सामने के एक ही मोहल्ले में घूमोगे तो पूरा समझेगा कि भाई ये यहाँ पे मंदिर, यहाँ पे इधर। फिर आप दूसरे मोहल्ले में जाओगे कुछ दिनों के बाद तीसरे में जरूरत के हिसाब से। जब आप साल भर से सामने में जाते रहते तब आपको सामने एक ही झटके में एक नजरों में दिखाई देता है कि सामने में कौन सी जगह क्या क्या क्या। अपने गाँव को तुम इमेजिन करो, एक झटके में इमेजिन कर सकते हो कि आपके गाँव में कौन कौन सा क्या क्या था। इस गली से गए, उस गली से। वो कब होता है, जब आप उस प्लेस में आप ज्यादा बार आना जाना करते हो एक नजर में। तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम पहली बार पढ़ते हो तो आप हर एक कंसेप्ट को अलग अलग पढ़ोगे, उसके बाद उसको एक नजर में फिट करना चाहिए। और एक नजर में फिट कैसे होगा, जैसे ये अगर एग्जाम में आ गया तो आपके दिमाग का ट्यूबलाइट एकदम ऑन होना चाहिए, इसमें क्या क्या किया था। अगर एग्जाम में आ गया एक नजर में तुम्हारा प्रॉब्लम फिट चाहिए कि क्या किया था इसमें। साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट, ये दोनों इक्वल इसके। फिर ये साइक्लिक, कौन साइक्लिक पॉइंट, ये दोनों इक्वल, ठीक है। फिर ये दोनों इक्वल बाय ए टेस्ट, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, नजर में फिट। तो जब आप रिवाइज करते हो तो ऐसे रिवाइज करना पूरे प्रॉब्लम को एक इसमें नजर में फिट करके उसको 2 बार 3 बार आपको देखना पड़ेगा। और सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या क्या किया है इन्होंने और क्यों किया है। ऐसा हर प्रॉब्लम को आपको स्टडी करना चाहिए। यहाँ इसको ऐसे बताया, इसको और ये क्यों बताया, इनको इक्वल बताना रीजन के साथ। जब वो आपके दिमाग में सेट हो फिर उसकी रिवाइज करना है, तब जाके प्रॉब्लम लर्न होते हैं, अच्छे से याद रहते। करो 3.1 का 4 उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस बताओ। आप ये प्रूव करके बताओ कि AB क्या है, AB और CD 2 पैरेलल टेंजेंट है, उसके बीच का डिस्टेंस PQ है, पहले बता। और PQ आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो PQ क्या है, डायमीटर बताना पड़ेगा। PQ को क्या बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि वो इधर भी परपेंडिकुलर इधर, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अब 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस तिरछा रहता है क्या, नहीं, कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। तो आपको ये जो है ना PQ, ये AB को भी परपेंडिकुलर बताना पड़ेगा CD से, यानी PQ दोनों को परपेंडिकुलर। सर वो कैसे बताए PQ परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर उन्होंने कुछ नहीं दिया है, हमें बताना है परपेंडिकुलर। हम बताएंगे ना, कैसे बताएंगे, देखो हम लिखेंगे कि OP और OQ रेडियस है, लिखना पड़ेगा सब कुछ। वैसे क्लास में पढ़ेंगे इसलिए मैं लिख के नहीं दूंगा,
और आपके कॉपी में है नोट्स में, तो ओपी और ओक्यू क्या है दोनों? आर रेडियस, बराबर है। बताओ ओपी एबी और सीडी पैरेलल टेंजेंट्स हैं। एबी और सीडी क्या है? टचिंग सर्कल, सर्कल को कहाँ टच करते हैं? पी और क्यू, वो सब लिखना पड़ेगा। अब हम परपेंडिकुलर कैसे बताओ? हमारे पास एक थ्योरम है, बताओ रेडियस और टेंजेंट कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। ओपी किस पर परपेंडिकुलर है? एबी पर। और ओक्यू किस पर परपेंडिकुलर है? बताओ कैसे? टेंजेंट ऐसा लिखना, टेंजेंट थ्योरम। अब बताओ ये इधर परपेंडिकुलर है, उधर परपेंडिकुलर है। अब बताओ सर ये ठीक है परपेंडिकुलर है, फिर वो एक लाइन में कैसे बताएंगे? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इधर परपेंडिकुलर है और इधर ये परपेंडिकुलर है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये इधर परपेंडिकुलर, ये इधर परपेंडिकुलर, तो क्या ये क्या एक लाइन में है? कि परपेंडिकुलर होना अलग चीज है कि भाई ये रेडियस इसको परपेंडिकुलर, ये रेडियस इसको परपेंडिकुलर, लेकिन एक लाइन में यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन वहां पे है ना, वो कैसे बताओगे? क्या करेंगे हम? बीच में से क्या ड्रॉ करेंगे? पढ़ाया था ना, पूछा है। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन। उसको नाम क्या दिया था? कुछ नाम दिया था। लाइन एल लेंगे, परपेंडिकुलर है, और इधर कुछ और नाम दे देंगे। हाँ, कि ड्रॉ लाइन एल पैरेलल किसको? एबी। लाइन एल पैरेलल एबी को, तो लाइन एल एबी को पैरेलल है और एबी किसको पैरेलल है? इसका मतलब लाइन एल किसको पैरेलल हो गया? सीडी को भी होगा। सर ठीक है, इससे क्या फायदा होगा? फायदा ही होगा। अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल है तो अंदर वाले एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल कैसे रहते हैं? एंगल पी और एंगल ओ, पूरा नाम के साथ लिखना। बताओ ओ प्लस पी कितना होगा? 180। क्यों? इंटीरियर एंगल। बताओ पी कितने का है? ये हमें पता है, लेकिन वो पता नहीं है, तो वो पता करो कितना है, ट्रांसफर करो कितना है? नहीं। चलिए वो कितने का हो गया? नहीं। सिमिलरली बताओ नीचे भी, इस ओ का नाम क्या था? पीओआर। क्या था? सिमिलरली हम इसको भी लिख देंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल QOR, वो भी कितना बताएंगे? 90। इधर भी वही होगा ना, इंटीरियर एंगल 180 रहते, Q प्लस O 180, Q 90, तो वो भी कितना हो गया? 90। ये वैसा बताना। अब बताओ दोनों कितने के हो गए? 90। इधर का O 90, इधर का O 90। अब बताओ इनकी टोटल कितनी आती है? कैसे? एंगल POR और एंगल QOR, इनकी टोटल तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? बताओ जब एक ही पॉइंट पर टोटल 180 आती है तो वो लीनियर पेयर रहते। कैसे रहते? एक ही पॉइंट पर दोनों की टोटल 180 तब जा सकती है जब वो लीनियर पेयर होंगे। देयरफॉर एंगल POR एंड एंगल QOR आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है एक लाइन में, देयरफॉर पॉइंट्स POQ आर कोलिनियर, कि वो एक ही लाइन पर है। और अगर एक ही लाइन पर है तो बताओ क्या होगा? PQ किसको परपेंडिकुलर होगा? देयरफॉर PQ परपेंडिकुलर AB को भी होगा और PQ परपेंडिकुलर CD को भी। PQ AB को भी देखो PQ हो गया ना, पहले क्या लिखा था आपने परपेंडिकुलर? पहले OP लिखा था परपेंडिकुलर, इधर क्या लिखा था? OQ। लेकिन अब पूरा का पूरा PQ क्या हो गया? परपेंडिकुलर, क्योंकि OP और OQ कुछ अलग अलग नहीं, एक ही लाइन है। इसका मतलब पूरा PQ AB और CD को क्या है? परपेंडिकुलर। तो बताओ देयरफॉर PQ इज द डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट्स। कौन सी टेंजेंट्स? AB एंड CD, उनके बीच का है डिस्टेंस। और PQ क्या है? डायमीटर है। PQ इज क्या है? PQ इज आल्सो द डायमीटर। तो बताओ फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू रेडियस। कितनी रेडियस है? तो कितने हो गए PQ? ये रेडियस 4.5, ये रेडियस 4.5, तो PQ कितने हो गया? 9।
तो therefore distance between parallel tangents is 9 पूरा लिखना पड़ता है बाकायदा। ये एक ही लाइनें बतानी पड़ती है, ठीक है, ये एक ही लाइनें बताना बहुत जरूरी है। ये आपके स्टेट बोर्ड में इतना लंबा चौड़ा दिया है प्रूफ इन्होंने, सीबीएसई में तो 3 लाइन में खत्म कर दिया, जिससे प्रॉब्लम सीबीएसई में भी डायरेक्ट 3 लाइन में प्रूफ फिर ऐसा है। हम दोनों बैचेस को पढ़ाते थे, दोनों पढ़ाते समय देखना पड़ता है कि इनको किस मेथड से और इनको कौन सी मेथड। लेकिन ये बात याद रखना आप लोग अच्छे से, आपका सिलेबस ज्यादा टफ है किससे, सीबीएसई के 10 से। 10 सीबीएसई और 10 स्टेट बोर्ड, इसमें टफ सिलेबस किसका है, चैलेंजिंग आपका है स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का नहीं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हो बताएं क्या अभी, और ज्यादातर सीबीएसई वाले स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। नीट या जेडब्ल्यू क्वालिफाई करने वाले की संख्या किसकी ज्यादा है, सीबीएसई की। क्यों, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी वैसी है, उनको इस अंदर से फील होता है हम सीबीएसई वाले, हम टैलेंटेड है। वो अंदर से उनकी सोच रहती है कि ये तो स्टेट बोर्ड वाले, हम तो सीबीएसई वाले हायर वाले, हमें तो ज्यादा आता है, हमारा सिलेबस टफ है। ऐसा उनको इंटरनली वो मोटिवेशन रहता है उनको कि हम तो इस लायक है भाई, हम तो जेडब्ल्यू वाले, हम तो नीट वाले। तो जब ये अंदर से उनको रहता है तो वो कवर कर लेते। और स्टेट बोर्ड वालों को अंदर से फीलिंग कौन सी रहती, अभी हम तो स्टेट बोर्ड वाले थे, हमारा सिलेबस ऐसा है, हम तो उतना पढ़े नहीं है, डब हम कैसे कवर करेंगे। बस ये मेंटेलिटी वर्क करती, बाकी कुछ नहीं। इसलिए हमेशा मेंटेलिटी स्ट्रांग बनाओ, सब कुछ हासिल होता है। और वो मेंटेलिटी के कारण ऊपर जाते और आप मेंटेलिटी डाउन होकर नीचे आते। 9th का सिलेबस किसका टफ है, स्टेट बोर्ड का, सीबीएसई का नहीं। तुम्हारा 9th का सिलेबस तुम्हारा टफ है, क्योंकि मैं 9th को भी पढ़ाया मैंने इस बार। तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस टफ है, मेरी वाट लग जाती है स्टेट बोर्ड को पढ़ाते समय। 9th का सिलेबस तुम्हारा कब का कंप्लीट हो गया, सीबीएसई वालों का। मेरा सीबीएसई 9th का सिलेबस कब का खत्म हो गया, नवंबर में, दिसंबर में जानबूझ के आराम से पढ़ा है एकदम, क्योंकि इतना जल्दी कैसे करे भाई। और इनका अभी तक चालू है, स्टेट बोर्ड वालों का इतना वास्ट सिलेबस है 9th वालों का, स्टेट बोर्ड का। और प्रॉब्लम की लेवल भी अच्छी है, सीबीएसई की लेवल नहीं अच्छी। इसलिए बता रहा हूं, आप लोगों का देखा जाए तो उनसे ज्यादा टफ है, ज्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। लेकिन तब भी आपकी सोच खुद के प्रति निगेटिव होने के कारण आप लोग ऊपर नहीं आते। इसलिए आप खुद को कमजोर मत समझो, आपका ही सिलेबस टफ, ये बात याद रखना। बस फर्क इतना है कि आपका पेपर पैटर्न थोड़ा इजी है, उनका पेपर पैटर्न थोड़ा, बस फर्क इतना है। उनको ये नहीं आता भाई 4 में से 3 सॉल्व करो और 8 में से 5 सॉल्व करो, ये आपको आता है। आपका पेपर पैटर्न इजी है, सिलेबस इजी नहीं, पेपर पैटर्न है। उनका पेपर पैटर्न क्या रहता है, उनको ऑप्शन नहीं देते जाते, उनको ऑप्शन नहीं देते। ऐसा जैसे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं ना, उनको भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बस आपकी मेंटेलिटी का सवाल है, बाकी कुछ नहीं। Prove that any 3 points on a circle, any 3 points on a, एक A लेता हूं, एक B और एक C, any 3 points on the सर्कल के कोई भी 3 पॉइंट कैन नॉट बी कोलिनियर, वो एक लाइन में कभी नहीं रहते। बता एक लाइन में कितने पॉइंट, एक लाइन, अगर एक लाइन कैसी बनेगी तो सर आज बना, एक लाइन में नहीं रहते, प्रूव करके बता एक लाइन में नहीं है। सर दिख तो रहा एक लाइन में नहीं है, एक कर्व पर है लेकिन एक लाइन में किसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं एक लाइन में। बताइए एक लाइन में होंगे क्या 3 पॉइंट, ये ऐसे इसको बोलते हैं क्या एक लाइन में नहीं है, दिख तो रहे लेकिन प्रूव करके बता। तू क्या करना, दिख तो रहे एक लाइन में नहीं, वो तुम्हें थ्योरेटिकली के लिए बताना है कि एक लाइन में। अब कैसे क्या, एक ट्रायंगल निकालेंगे। अब आप बताओ ट्रायंगल निकाला, अब इस ट्रायंगल का हम इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, इसका AB, इसका बाइसेक्टर कैसे निकाल के बताया ना, ऐसे ऐसे ऐसे, यही है ना। हाँ तो बताओ लाइन हियर क्या है, बाइसेक्टर किसका, साइड AB का, साइड बाइसेक्टर साइड AB।
तो बताओ ये साइड बाइसेक्टर पता है ना, साइड को बाइसेक्ट किया एबी को, ये हो गया बाइसेक्टर, ओएल है बाइसेक्टर। फिर ये दूसरा ट्रायंगल निकालो, ये बीसी दिख रहा है ना, इसका भी क्या लो बाइसेक्टर दिखा ना। अब ये एक बाइसेक्टर है, अब इनको इक्वल होता है, ये बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल, इसका नाम लेता हूं ओएम। अब बताओ ओएल बाइसेक्टर है इस साइड का और ओएम बाइसेक्टर है इस साइड। बताओ दोनों बाइसेक्टर कहां पे मिल रहे हैं, ओ में मिल रहे हैं ना। बताओ अगर ये एबीसी कोलिनियर होते तो, अगर ये पॉइंट एबीसी कैसे होते कोलिनियर, एक लाइन में होते तो बताओ, चलो बताओ किसका बाइसेक्टर, एबी निकालो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन सा बाइसेक्टर बोलेंगे इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। चलो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऐसे जाएगा ना, ये यल है और ये यल है। अब आप बताओ ये इसका बाइसेक्टर है और ये बीसी का बाइसेक्टर। बताओ ये दोनों अगर ये कोलिनियर रहे तो, एक लाइन में रहे, तीनों पॉइंट एक लाइन में रहे तो एबी का बाइसेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और बीसी का। चलो बताओ ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल रहेंगे ना। यानी अगर लाइन कोलिनियर रही, अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में रहे तो इनके बाइसेक्टर जो रहेंगे परपेंडिकुलर, वो कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। और बताओ ये कभी आपस में इंटरसेक्ट होंगे क्या, पैरेलल कभी इंटरसेक्ट होते क्या, आप हो रहे कि नहीं बताओ, नहीं हो रहा। इसका बाइसेक्टर ओएल और इसका बाइसेक्टर एम, बताओ दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे और पैरेलल है क्या वो, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन में होंगे क्या। तो क्यों हो रहा है ऐसा कि बाइसेक्टर आपस में क्यों मिल रहे, बाइसेक्टर आपस में मिलने नहीं चाहिए थे, कब नहीं मिलते, जब कोलिनियर हो। तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसलिए बाइसेक्टर क्या हो रहा है आपस में मिल रहे हैं। अगर इसका थोड़ा भी कोलिनियर पॉइंट हटा दिया, एबी को थोड़ा भी तिरछा कर दिया और बीसी को, अब ये कोलिनियर नहीं है, अब इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर आपस में मिलेंगे, और वही हो रहा है, वहां पे मिल रहा है ना। तो आपको यही उन्होंने लिख के दिया कि ओएल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस ट्रायंगल का, ओएम इस ट्रायंगल का, दोनों बाइसेक्टर कहां पे मिल रहे हैं, ओ में, ऐसा सब बता दिया। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि कंसीडर करो अगर पॉइंट एबीसी कोलिनियर है, कैसे है कोलिनियर, तो इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर बताओ कैसे रहेंगे आपस में, पैरेलल, वो कभी इंटरसेक्ट होंगे नहीं। और यहाँ पे लेकिन क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट, इसका मतलब एबीसी कोलिनियर एक लाइन में नहीं है, ऐसा ये ऐसा ही उन्होंने प्रूव कर दिया। तो वहां से देख के लिख लेना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन पत्र क्वेश्चन है 8 नंबर ना, कि एक्स और बी वाई को पैरेलल बताना है। कैसे बताए, वाई बड़े का सेंटर है और ये एक्स किसका सेंटर है, छोटे का, और दोनों इंटरनली जेड में टच कर रहे हैं। तो पहले बड़े सर्कल की फिगर निकालो। बड़े सर्कल में देखो बी और जेड बड़े सर्कल पर आ रहा है और वाई क्या उसका सेंटर है। तो इसी फिगर पर ध्यान दो, दो साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस है, दो साइड इक्वल तो दो। चलो बताओ छोटा सर्कल का सेंटर कौन सा है, एक्स, और छोटे सर्कल पर कौन आ रहा है, ए और आ रहा है क्या। अब बताओ इन ट्रायंगल कौन सा, एक्स है, बताओ एक्स से इक्वल टू क्या है, बताओ ये दोनों इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, बराबर है। अब बताओ कौन से दो एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल तो दो एंगल और एंगल जेड क्या हो गया, इक्वल, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बताओ फ्रॉम वन एंड, बताओ कौन इक्वल है,
दोनों में कौन इक्वल है? जेड। राइट हैंड साइड सेम है तो बताओ ए और बी क्या हो गया? इक्वल हो गया क्या? ए और बी क्या है? इक्वल। कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बताओ ए और बी करस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर ए इज पैरेलल बी। कौन सी टेस्ट? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, थोड़ा ए का पूरा नाम लिख सकते हो। ए का पूरा नाम क्या है? एक्स ए जेड, और बी का पूरा नाम जेड बी वाई वाई। पूरा नाम लिखिए। बी का पूरा जेड बी वाई और ए का जेड एक्स, दोनों इक्वल है तो क्या हो गया? लाइन। जब भी दो लाइन दो एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है? या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल चाहिए, या अल्टरनेट इक्वल चाहिए, या फिर इंटीरियर 180 चाहिए, कुछ तो भी एक चाहिए। इसमें हमने इन दोनों के, ये दो है ना लाइंस, इसकी एक करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक अंदर है और एक बाहर। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइंस पैरेलल हो गई। ऐसा बस वहां पे टेक्स्ट बुक जैसा ही है ये नोट्स में, बस वहां पे रीजन ये नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा रीजन पता है नोट्स में? आइसोसेलेस सेकेंडरी, और अपन रीजन क्या लिखते हैं? एंगल सबट्रैक्टिव। बाकी वही है जो वहां पे तुम्हारे लिखा, रीजन बराबर लिखा। ठीक है, और ये रफ फिगर वो निकालते नहीं, अपन रफ फिगर निकाल, किसी को लिखना है तो लिख लो, फोटो काट लो। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम आ सकता है, चांसेस ज्यादा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट में? ए और ई में, है ना? और देयर कॉमन सिकेंड, सिकेंड का मतलब अंदर से जाने, कॉमन सिकेंड है ये। सिकेंड दोनों सर्कल की एक सिकेंड थ्रू ई इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट पॉइंट बी एंड डी। दोनों सर्कल को बी और डी में इंटरसेक्ट करते हैं। कॉमन द टेंजेंट्स एट द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल एट पॉइंट बी एंड डी। बताओ ये टेंजेंट, टेंजेंट कौन से पॉइंट पर है? बी पर, और ये टेंजेंट किस पर है? डी पर। ये दोनों टेंजेंट है, ये टेंजेंट अलग अलग, सिकेंड सेम है लेकिन टेंजेंट अलग अलग, इसके अलग इसके। क्या होता है वो? इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी। दोनों टेंजेंट कहां पे मिलती है? सी में। थ्रू दैट एबीसीडी साइक्लिक, एबीसीडी साइक्लिक। आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन वही से देख के लिख लेना, वही भी सब कुछ कंस्ट्रक्शन करना। ड्रॉ सेगमेंट एबी एडी। बताओ बन गया एबीसीडी, ये साइक्लिक है। बताओ एक काम और करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, पता है? ए को, किसको? एबीसी। अब बताओ ये जो है क्वाड्रिलेटरल ए बी, इसको साइक्लिक बताना है। पता है कब वो कैसे होगा साइक्लिक? आप कुछ भी करके अपोजिट एंगल की टोटल कितनी बता दो, ए और सी की टोटल 180 बता दो, किसी की भी, या तो बीडी की या फिर एसी। तो एसी की टोटल अगर 180 हो गई तो बताओ क्या हो गया? बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना इजी है, हो गया। ए और सी 180 लिख दिया बाय द कन्वर्स, बाकी नहीं करना है। ये 180 कैसे? ए और सी की टोटल 180 कैसे? बताओ सर, इससे इजी तो बी और डी है। बी और डी की टोटल 180 है ना सर? बी भी 90, डी भी 90, तो बी और डी की टोटल 180 कैसे? कि बी 90 कैसे? टेंजेंट। क्यों? टेंजेंट के साथ क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। ये टेंजेंट और ये रेडियस है क्या? ये रेडियस है, बी 90 कैसे होगा? चलो ये टेंजेंट है, ये रेडियस है क्या? तो फिर अगर ये रेडियस होती तो रेडियस टेंजेंट डी 90,
अगर ये रेडियस होती तो रेडियस टेंजेंट कितना B90, तो B प्लस डी 180 जल्दी हो जाता, लेकिन ये दोनों रेडियस नहीं है, गलती से भी मत करना प्लीज। इसमें B और D को 180 नहीं बता सकता, लेकिन ये और C को बता सकता। वो कैसे, देखो कितना इजी है। अब अच्छे से देखो, हम ये जो A है ना, यहाँ पे हमने A निकाल दिया। अच्छे से देखो, ये वाला B, छोटे सर्कल को देखना, वो बड़े सर्कल को मत देखो। बताओ ये क्या है, टेंजेंट है, और ये क्या है? अब बताओ, एक टेंजेंट सेकेंड थ्योरम पढ़े, टेंजेंट और सेकेंड, जो एंगल बाहर बनता है, बाहर एक एंगल बनता है, टेंजेंट और सेकेंड से बाहर एंगल बनता है ना, वो एंगल सेकेंड के अपोजिट एंगल से इक्वल रहता है। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, एंगल कौन कौन से इक्वल रहते हैं पढ़े थे हम बेसिक में, जैसे ये टेंजेंट है और ये सेकेंड है, तो टेंजेंट और सेकेंड से जो बाहर एंगल बनता है वो सेकेंड के अपोजिट से क्या रहता है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। और भी दो एंगल इक्वल होता है, जब दो एंगल एक ही थिएटर में पिक्चर देखते हैं कि स्क्रीन में, तो भी इक्वल रहते हैं, दोनों का इनकमिंग और आउटगोइंग कैसा है, सेम। ये दो एंगल भी क्या है, इक्वल, इसको बोलते हैं एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़े थे। तो ये दो एंगल इक्वल है जिनका इनकमिंग और आउटगोइंग एक जैसा रहता है, इनकमिंग सेम है और आउटगोइंग भी सेम है, तो वो इक्वल रहते हैं। और ये वाला कौन सा, टेंजेंट और सेकेंड से, टेंजेंट बाहर रहती है, टेंजेंट क्या सर्कल के अंदर घुसती है, क्या रहती है, तो टेंजेंट सेकेंड का एंगल बाहर रहता है, वो एंगल सेकेंड के अंदर वाले से इक्वल रहता है, टेंजेंट सेकेंड। वही यहाँ पे देखो, ये टेंजेंट और सेकेंड का बाहर का एंगल, सेकेंड के अपोजिट कौन है, ए, तो सी इक्वल होगा। तो बताओ कौन सा एंगल, एंगल CBE, बताओ किससे इक्वल, सेकेंड का अपोजिट कौन है, BAE, रीजन टेंजेंट सेकेंड। चलो अब इसमें बताओ, बताओ D, ये टेंजेंट है और ये क्या है, सेकेंड। टेंजेंट सेकेंड से बाहर एंगल बना, मतलब सेकेंड का अपोजिट कौन है, ये ना, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल EDC किससे इक्वल है, EAD से क्या है, इक्वल। फिर से टेंजेंट सेकेंड, सर आपने ये वाला भी इससे इक्वल बताया, टेंजेंट सेकेंड, और ये टेंजेंट सेकेंड ये डी इससे इक्वल। इससे फायदा क्या होगा, फायदा होगा कैसे देखते, बताओ। ये बाहर का ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल कौन सा, CBD, बताओ तीनों की टोटल कितनी है। मैं सिर्फ एंगल C लिखता हूँ, बताओ एंगल B का नाम बताओ, CBD, और एंगल D का नाम बताओ, CDB, बताओ तीनों की टोटल कितनी, रीजन एंगल सम। चलो बताओ CBD को बीच में ये है ना, बताओ CBD को मैं CBE बोल सकता हूँ क्या, और CDB को CDE बोल, CDB का नाम CDE ले सकता हूँ मैं, और CDB को क्या बोल सकता हूँ, CDE बोल सकता हूँ। चलो बस मैंने नाम बोला, बताओ CBE किससे इक्वल है, CBE किससे इक्वल है, एंगल BAE, और बताओ CDE किससे इक्वल है, CDE ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम वन एंड। अब आप बताओ ये दोनों मिलके कौन सा एंगल है, BAE और EAD, BAE और EAD, बताओ दोनों एंगल मिलेंगे तो बड़ा बनता है ना, कौन सा, BAE, कौन सा बनता है, बताओ दोनों की टोटल क्या होगी, तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक हो गया, कौन से दोनों की टोटल 180 होगी, ये C और कौन सा A ना, BAD है ना, कौन A ना, तो C और A की टोटल कितनी होगी, 180, अपोजिट एंगल की टोटल 180, तो क्या होता है, बाय द कन्वर्स ऑफ
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल ABCDE बराबर। कैसे बताया बताओ, ए सी और ए को कैसे बताया, 180 का। पहले क्या किया, ये सर्कल लिया, टेंजेंट सिकेंड, सिकेंड का अपोजिट कौन है, ए, उससे इक्वल बताया, बी और ए इक्वल बताया। फिर ये सर्कल लिया, ये टेंजेंट और ये सिकेंड, जो बाहर एंगल बनता है और सिकेंड के अपोजिट से क्या रहता है, इक्वल, डी ए से इक्वल बताया, टेंजेंट से बी ए से इक्वल और डी ए से, इधर वाले ए से, वो उधर वाले ए से इक्वल, टेंजेंट सिकेंड। उसके बाद इन तीनों की टोटल कितनी की, 180, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, तीनों की टोटल कितनी होती है। अब सी को जैसा वैसे रखा, सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 180, सी को रहने दिया, बी के जगह ए को लिखा इक्वल है, और डी की जगह किसको लिखा, ई से को लिखा। तो हुआ क्या, पहले बी और डी की टोटल थी, अब इसकी टोटल हो गई ए और ए की, बी की जगह ए लिखा और डी की जगह ए लिखा। तो पहले बी और डी के प्लस था, कौन प्लस में आ गया, ए और ए प्लस में आ गया, ए और ए प्लस में आ गया, तो दोनों मिला के क्या होता है, बड़ा एंगल बनता है बी, हो गया सी और ए कितना, 180 बाय द कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, साइक्लिक।